8 पुलिसकर्मियों के कथित हत्यारे विकास दुबे का एनकाउंटर चर्चा में है। कई लोग इस एनकाउंटर का ये कहते हुए समर्थन कर रहे हैं कि विकास दुबे का यही हश्र होना चाहिए था, लेकिन कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं, इस एनकाउंटर को फर्जी कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि विकास दुबे के मारे जाने से उन लोगों के नाम सामने नहीं आएंगे, उन राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों के नाम सामने नहीं आएंगे जिन्होंने कि उसे इतना बड़ा अपराधी बनने में मदद की। लेकिन जिस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, वैसे एनकाउंटर 90 के दशक में मुंबई में लगभग हर रोज होते थे। अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने एक तरह से अलिखित तौर पर एनकाउंटर्स की नीति अपना रखी थी। तो आज हम बात करेंगे मुंबई पुलिस की ओर से अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अपनाई गई इसी अघोषित एनकाउंटर की रणनीति के बारे में। वैसे तो मुंबई में एनकाउंटर इक्का दुक्का 80 के दशक में भी हो चुके हैं, लेकिन बतौर एक नीति के तहत इसको अपनाया गया 90 के दशक के मध्य में। 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार आई और उसके बाद में मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर्स करने शुरू कर दिए। दरअसल उस वक्त हो ये रहा था कि बड़े पैमाने पर शहर में अंडरवर्ल्ड की ओर से शूटआउट्स को अंजाम दिया जा रहा था, धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे थे, राजनेताओं की भी हत्या हो रही थी, बिल्डर्स की हत्या हो रही थी, कारोबारियों की हत्या हो रही थी, फिल्मी हस्तियों की हत्या हो रही थी और हर दिन 1 या 2 लोग गैंगस्टरों की गोलियों का शिकार हुआ करते थे। ऐसे में शहर की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई और राज्य सरकार के ऊपर तमाम तरह के सवाल उठने लग गए। इसी दौर में बड़े मिल मालिक सुनीत खटाऊ की हत्या हुई, सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज के गुलशन कुमार की हत्या की गई, उस दौरान फिल्मकार मुकेश दुग्गल की हत्या हुई, मनीषा कोइराला के सेक्रेटरी अजीत दीवानी की हत्या हुई और कई लोगों की, कुछ राजनेताओं की भी उस दौरान हत्या हुई थी। उस वक्त गैंगवॉर भी चल रहे थे, गिरोह के लोग एक दूसरे के सदस्यों को भी मार रहे थे। 90 के दौर में धर्म के आधार पर भी मुंबई में गैंगवॉर हो रहा था। 1993 के मुंबई बमकांड के बाद छोटा राजन, जो कि कभी दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ हुआ करता था, वो दाऊद से अलग हो गया और उसने अपना अलग गिरोह बनाया और फिर दाऊद गिरोह के लोगों को चुन चुनकर मारने लगा। खास करके 12 मार्च 1993 के बमकांड में जिन लोगों का आरोपी बनाया गया था और जो लोग जमानत पर बाहर आए थे, ऐसे कई लोगों की हत्या छोटा राजन गिरोह की ओर से की गई। इसके बदले में दाऊद इब्राहिम के गिरोह की ओर से भी पलटवार किया गया और 1992-1993 के जो मुंबई के दंगे हुए, उनमें जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था, श्री कृष्ण कमीशन में जिन लोगों का नाम लिया गया था, कुछ ऐसे लोगों की हत्याएं छोटा शकील की तरफ से की गई। उन दिनों मुंबई अंडरवर्ल्ड पर 4 से 5 बड़े गिरोह हावी थे। एक दाऊद इब्राहिम का गिरोह था, दूसरा उससे अलग हुआ छोटा राजन का गिरोह था, अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली का गिरोह था, अश्विन नायक का गिरोह था और अबू सलेम का गिरोह। अबू सलेम भी पहले दाऊद गिरोह के लिए ही काम करता था और 1997 के बाद में जब गुलशन कुमार की हत्या हुई तो उसके बाद वो खुद से अलग ऑपरेट करने लग गया और मुंबई की कई बॉलीवुड की हस्तियों को, कारोबारियों को, बिल्डरों को धमकी भरे फोन करने लग गया। इन सभी गिरोह में एक दाऊद इब्राहिम का गिरोह और अबू सलेम का गिरोह और साथ में छोटा राजन का गिरोह, ये तीनों ही गिरोह के जो सरगना थे, ये भारत के बाहर बैठ के ऑपरेट करते थे। लेकिन अश्विन नायक का गिरोह और अरुण गवली का गिरोह ये भारत में रहकर ही ऑपरेट करते थे। इस गिरोह के सरगना अरुण गवली और अश्विन नायक जेल में होने के बावजूद भी अपना गिरोह चला रहे थे। इन गिरोहों के मन में पुलिस के प्रति कोई खौफ नजर नहीं आ रहा था। हर दिन शूटआउट्स हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे और एक दिन तो यहाँ तक हद हो गई कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से 100 मीटर के फासले पर ही एक कपड़ा कारोबारी की दिन दहाड़े छोटा शकील गैंग ने हत्या कर दी। गैंगस्टरों के हौसले इसलिए भी बड़े हुए थे क्योंकि जब उन्हें पकड़ा जाता था और अदालत में जब उनके खिलाफ मुकदमा चलता था तो कई मामलों में पुलिस को मुंह की खानी पड़ती थी। पुलिस अदालत में उनके खिलाफ आरोप नहीं साबित कर पाती थी। कई बार होता यह था कि जो तमाम गवाह रहते थे वो अदालत में मुकर जाते थे, सबूत नहीं पेश हो पाते थे और इसकी वजह से गैंगस्टर कई खून करने के बावजूद भी बाइज्जत कई बार बरी हो जाता था, डिस्चार्ज हो जाता था। माना जाता है कि इसी वजह से मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर्स के शॉर्टकट को अपनाने का फैसला किया, जिसके तहत पकड़े गए किसी आरोपी को न्याय व्यवस्था के सामने पेश ही नहीं किया जाता था और पुलिस खुद ही उसको उसके अंजाम तक पहुंचा देती थी। पुलिस ने चुन चुनकर गैंगस्टर्स को मारना शुरू किया।
कहा यह जाता था हर एक एनकाउंटर के बाद कि पुलिस की टीम किसी गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पहुंची, वहां पर गैंगस्टर खबरी के मुताबिक, दी गई जानकारी के मुताबिक उस जगह उस वक्त वहां पहुंचा भी, और जब पुलिस ने उसे ललकारा, सरेंडर करने के लिए कहा, तो उस गैंगस्टर ने उल्टा पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई और जिससे वो गैंगस्टर ढेर हो गया। 90 के दशक से लेकर 21वीं सदी की शुरुआत तक जो तमाम गैंगस्टर्स मुंबई पुलिस की गोलियों से मारे गए, वो तमाम एनकाउंटर्स में पुलिस की लगभग यही कहानी होती थी। पुलिस यही कहती थी कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई है और जिसकी वजह से गैंगस्टर को गोली लगी और वो मारा गया। मुंबई पुलिस की इस नीति ने एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नाम के नए किस्म के पुलिस वालों की नस्ल को भी जन्म दिया। ये ऐसे पुलिसकर्मी थे जो कि अंडरवर्ल्ड से लड़ाई के लिए आउट ऑफ द वे जाने को तैयार थे, जोखिम उठाने को तैयार थे और गैंगस्टरों के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार थे। कई ऐसे नाम इस दौरान उभर कर आए। विजय सालस्कर का नाम उभर कर आया, रविंद्र आंग्रे का नाम, प्रफुल्ल भोसले का नाम, इसके अलावा दया नायक का नाम, प्रदीप शर्मा का नाम, सचिन वाजे जैसे अधिकारी इस दौरान काफ़ी खबरों में रहे, काफ़ी चर्चा में रहे और पुलिस के ये नाम ग्लैमर के साथ भी जुड़ गए। इनके ऊपर कई सारी फिल्में भी बनाई गईं। एनकाउंटर की इस अघोषित रणनीति के मुंबई पुलिस को परिणाम भी मिल रहे थे और धीरे धीरे करके मुंबई में अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां कम हो रही थी, शूटआउट्स कम हो रहे थे, धमकी भरे कॉल्स आने बंद हो रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ एनकाउंटर की ये नीति विवादों में भी फंस गई। आरोप लगाए जाने लगे कि गैंगस्टरों को पकड़कर मारा जा रहा था। इन्हें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कहा गया। ये कहा गया कि ये फर्जी एनकाउंटर्स हैं और कई बार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी ऐसे गैंगस्टरों को भी पकड़कर मार रहे थे जो कि या तो सुधर चुके थे या फिर निर्दोष थे। कई पुलिसकर्मी फर्जी एनकाउंटर करने के आरोप में गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ मुकदमे चले। साल 1998 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के जज अग्वार को एक कमेटी बनाने के लिए कहा और फर्जी एनकाउंटरों की जांच करने के निर्देश दिए। उस कमेटी ने 223 पन्नों की अपनी एक रिपोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रखी और उस रिपोर्ट में कई सारी बातें एनकाउंटर्स को लेकर कही गई और यह भी कहा गया कि अगर पुलिस और गैंगस्टरों के बीच में मुठभेड़ होती है तो किस तरह के प्रोटोकॉल का पालन हुआ जाना चाहिए, किस तरह के नियम कानूनों का ध्यान रखना चाहिए। जो पुलिसकर्मी अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, उनका कहना था कि इस तरह से पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी की वजह से या उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की वजह से पुलिसकर्मी हतोत्साहित हो रहे हैं और इससे अंडरवर्ल्ड के खिलाफ चल रही जंग को नुकसान पहुंच रहा है। उनका कहना था कि कई बार अपराधियों के मन में कानून के प्रति खौफ पैदा करने के लिए कानून के दायरे से बाहर जाना बेहद जरूरी है। मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारियों के हाथों 400 से ज्यादा गैंगस्टर्स जो कि अलग अलग गिरोहों से जुड़े हुए थे, वो एनकाउंटर्स में मारे जा चुके हैं। और जो लोग मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बारीकी से नजर रखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनका कहना है कि इसका असर भी मुंबई अंडरवर्ल्ड पर हुआ है और मुंबई शहर में अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां लगभग ना के बराबर हो गई हैं। अंडरवर्ल्ड की ओर से जो आखिरी बड़ा शूटआउट मुंबई शहर में अंजाम दिया गया था वो जून 2011 में था, जब वरिष्ठ पत्रकार जेडे की छोटा राजन गिरोह की ओर से हत्या करवा दी गई थी। आज मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले लगभग सभी बड़े गैंग निष्क्रिय हैं। दाऊद इब्राहिम गिरोह की ओर से कोई गतिविधि मुंबई में देखी नहीं जा रही है। छोटा राजन जेल में है, इसके अलावा अबू सलेम जेल में है, रवि पुजारी को भी विदेश से डिपोर्ट करके लाया गया है, वो भी जेल में है, अरुण गवली जेल में है और अश्विन नायक अब जेल से हालांकि बाहर आ चुका है लेकिन अब वो अंडरवर्ल्ड के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है और बताते हैं कि रियल एस्टेट के कारोबार में अब वो मशरूफ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।